हेलो एवरीवन, हम क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 5 जिसका टाइटल है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट किया है इस बुक के चैप्टर नंबर 1 के कुछ बेसिक फैक्ट्स के साथ में। इस बुक के चैप्टर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था सौरमंडल के इंपॉर्टेंट पार्ट मीन सूर्य, 8 ग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, इन सभी के बारे में। चैप्टर नंबर 1 में हमने ये भी देखा था कि सौरमंडल के जो 8 ग्रह हैं उनमें से पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है, जहां पर मानव जीवित रह सकता है, क्योंकि जीवन जीने के लिए जो आवश्यक तत्व हैं जैसे कि भूमि, जल और हवा, ये सभी पृथ्वी पर मौजूद हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के तीनों महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग जो है वहां पर जल पाया जाता है, जैसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे कि बर्फ, जल और जलवाष्प सम्मिलित हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि जलमंडल में क्या क्या सम्मिलित है। जलमंडल में सिर्फ जल नहीं आता है, जलमंडल में आप बर्फ को भी इंक्लूड करोगे और जलवाष्प जो वायुमंडल में पाई जाती है उसको भी इंक्लूड करोगे। अब एक इंपॉर्टेंट है जीवमंडल। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां पर स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ शब्दों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है, जैसे ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ है पत्थर, एटमास का अर्थ है वाष्प और ह्यूडर का अर्थ है जल, बायोस का अर्थ है जीवन। सबसे पहले हम बात करेंगे भूमंडल के बारे में। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। मतलब पृथ्वी की जो भूपर्पटी वाली जो क्षेत्र है वहां पर जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप के नाम से और बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कि हम यहाँ पर मानचित्र में देखेंगे कि विश्व के सभी जो महासागर हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको मैप देख करके देना है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है, समुद्री जल का जो तल है वो सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को इसीलिए समुद्री तल से नापा जाता है और जिसे शून्य माना जाता है। क्यों मापा जाता है जो धरातल की जो ऊंचाई है उसको समुद्री तल से? क्योंकि समुद्री तल सभी जगह समान होता है। यहाँ पर आपको मैप दे रखा है, इसको आप अच्छे से व्यू कर सकते हो। यहाँ पर 7 जो हमारे महाद्वीप हैं उनके बारे में और 5 हमारे जो महासागर हैं उनके बारे में। एक एक चीज आप देखिए कि ये प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, यहाँ पर ऊपर है आर्कटिक महासागर और दक्षिण में है दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर जो है वो घेरता है अंटार्कटिका को, जो हमारा महाद्वीप है उसको चारों तरफ से घेरता है और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक जो फैला हुआ है उसको हम दक्षिणी महासागर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर बता रखा है कि देखो, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है और विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। तो क्या आप सोच सकते हो कि समुद्र से मतलब हमारे जो तल पर जितनी ऊंचाई दिखती है उससे भी गहरे भाग जो हैं वो तो हमारे समुद्र के नीचे पाए जाते हैं। मतलब समुद्र की गहराई जो है वो पृथ्वी के सबसे अधिक ऊंचे भाग से भी अधिक है। यहाँ पर माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा ने 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले वो पहले व्यक्ति बने थे। जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर पहला कदम रखा। और भारत की पहली महिला की अगर हम बात करें तो बछेंद्री पाल, भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्टली इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको नाम ध्यान में होने चाहिए, कौन फर्स्ट मैन थे, कौन फर्स्ट वीमेन थी और इंडिया के कौन कौन थे।
अब हम बात करेंगे पृथ्वी पर जो महाद्वीप है उनके बारे में। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं और ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। मतलब चारों तरफ जो है वो ज्यादातर इनका जो भाग है वो पानी से घिरा हुआ है, मतलब पानी से ये ज्यादातर एक दूसरे से सेपरेटेड है। महाद्वीप के नाम है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। यहाँ पर अगर हम देखें, इस मैप को अगर आप देखोगे तो देखने पर आपको पता लगेगा कि ये है 0 डिग्री विषुवत, जिसके बारे में हम अर्लियर जो चैप्टर हैं इस बुक के उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। 0 डिग्री विषुवत जो है वो पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटता है, 2 भागों में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध को जब आप व्यू करोगे तो यहाँ पर स्थलीय भाग जो है वो ज्यादा है कंपेरिजन टू जलीय भाग। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल का जो भाग है वो ज्यादा पाया जाता है। सबसे पहले एशिया महाद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यहाँ पर ये येलो कलर में जो आपको दिख रहा है ये एशिया है और यहाँ पर है यूराल पर्वत जो एक तरीके से रशिया को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ये रशिया का एशिया वाला पार्ट है और ये रशिया का है यूरोप वाला पार्ट। तो यूराल पर्वत जो है वो एशिया और यूरोप को आपस में सेपरेट करता है। यहाँ पर अगर इन वाटर बॉडीज की हम बात करें तो ये कैस्पियन सी है, ये इसके बाद में ब्लैक सी हो गया, काला सागर, ये काला सागर का ही पार्ट सी ऑफ अजोव हो गया। इसके बाद में यहाँ पर ये जो है वो भूमध्य सागर आ गया। नेक्स्ट जो है वो है यूरोप। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त जो है इससे गुजरता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक एक आपको ध्यान में होना चाहिए। यूरोप 3 तरफ से जल से घिरा है। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा कि कौन सा महाद्वीप है जो 3 तरफ से जल से घिरा है और बहुत एक तरीके से एशिया के पश्चिम में स्थित है और आर्कटिक वृत्त इससे गुजरता है, तो आंसर आएगा यूरोप। नेक्स्ट है अफ्रीका। अफ्रीका जो है वो एशिया के बाद में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इससे सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसे तीनों जो महत्वपूर्ण लाइनें हैं 0 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश मतलब कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश मतलब मकर रेखा, ये तीनों की तीनों लाइनें जो हैं वो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध आप समझ गए ना, जैसे ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी में अगर हम देखें तो बिल्कुल बीचों बीच जो है काल्पनिक रेखा मानी गई है जिसको 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं और ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, उत्तरी भाग उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी भाग दक्षिणी गोलार्ध। चैप्टर नंबर 2 में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि ये काल्पनिक रेखाएं क्यों खींची गई हैं। पृथ्वी पर किसी भी स्थान की एक तरीके से स्थिति को जानने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जरूरत पड़ी और इसीलिए इन काल्पनिक रेखाओं को माना गया ताकि किसी भी स्थान का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हम जो है बता सके और उसके बेसिस पर एक दूसरे को रिलेट करते हुए हम सारी चीजें समझ पाएं। तो अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसे कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र और महासागरों से घिरा है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है और ये जो है कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, आपका क्वेश्चन ये आपको ये बताना है कि अफ्रीका के कौन कौन से भागों से गुजरती हैं। बहुत बार एग्जाम में इन रेखाओं को लेकर के भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रेखा कौन से महाद्वीप से, कौन से महासागर से गुजरती है। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहले नंबर पर एशिया, दूसरे नंबर पर अफ्रीका और तीसरे नंबर पर आ गया उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका महाद्वीप जो है वो दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है, मतलब एक बहुत पतली सी लैंड बॉडी से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा स्थल संधि के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको बता रखा है ये उत्तर अमेरिका है और ये दक्षिण अमेरिका और ये है पनामा स्थल संधि। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्थल संधि क्या होती है और जल संधि क्या होती है। स्थल संधि स्थल का एक संकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। और जल संधि क्या होती है? जल संधि पानी का संकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जलराशि जैसे समुद्रों और महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? तो आप सभी को पता है पाक जल संधि है।
तो यहाँ पर पनामा स्थल संधि कहा जाता है उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाली स्थल संधि को। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है और इन 3 महासागरों के आप नाम अगर बताओगे तो यहाँ पर है अटलांटिक महासागर, यहाँ पर है प्रशांत महासागर और यहाँ पर है आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व और पश्चिम में 2 बड़े महासागर हैं। तो यहाँ पर है अटलांटिक और यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर है प्रशांत महासागर। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज जो है वो इसके उत्तर से दक्षिण इस तरीके से फैली हुई है एंडीज। और यहाँ पर कौन सी फैली हुई है, तो यहाँ पर फैली हुई है रॉकीज उत्तर अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। ओके, और नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है और ये चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव जो है वो इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है और चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव विकास निवास नहीं है। बहुत से देशों ने अपने यहाँ पर शोध केंद्र स्थापित कर रखे हैं। भारत के भी कुछ शोध संस्थान यहाँ हैं जिनके नाम है मैत्री एवं दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट है जलमंडल। यहां पर अगर हम बात करें, यहां देखिए एक सेकेंड, हाँ देखो पृथ्वी जो है उसके बारे में अभी हमने स्टार्टिंग में भी देखा कि पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग जो है वो पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का लगभग अगर हम बात करें तो 71% भाग जल है और 29% भाग स्थल है। मतलब पृथ्वी पर अगर आप बाहर से पृथ्वी को देखते हो तो पृथ्वी सिर्फ आपको नीले रंग में दिखाई देगी क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब ये जो जलमंडल है इसमें जल के सभी रूप शामिल होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियां, झीलें, हिमनदियां, भूमिगत जल और वायुमंडल की जलवाष्प ये सभी सम्मिलित है। ओके, तो देखो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ध्यान में इसलिए रखनी है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जलमंडल में आप किस किस को शामिल करोगे। तो वहां पर ऑप्शन में आपको वायुमंडल की जलवाष्प भी दे देंगे, क्या ये भी जलमंडल में शामिल है? तो हाँ, वायुमंडल की जो जलवाष्प है वो भी जलमंडल में शामिल है। अब देखो पृथ्वी पर जितना भी जल पाया जाता है उसमें अगर हम देखें, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है और ये पानी इतना अधिक खारा होता है कि इस पानी को आप डायरेक्टली यूज कर ही नहीं सकते हो। इसके अलावा अगर हम देखें तो शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी को पानी की कमी महसूस ना करनी पड़े, इसीलिए हम समय रहते हुए पानी का सदुपयोग करना सीख जाएं। यहाँ पर आपको ग्राफ के थ्रू शो कर रखा है, पाई चार्ट के थ्रू, कि महासागर 97.5% भाग जो है वो महासागरीय जल के रूप में उपलब्ध है पृथ्वी पर और अलवण जल के रूप में 2.5% भाग उपलब्ध है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए जो योग्य पानी है उसकी मात्रा काफी ज्यादा कम है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे महासागरों के बारे में। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है। मतलब जो अभी हमने देखा ना कि जलमंडल में जो है वो महासागर, सागर, नदियाँ, इसके अलावा जो है वो वायुमंडल में जलवाष्प, इसके अलावा जो हिम बर्फ, मतलब ये सभी जलमंडल के भाग हैं। तो उसका मुख्य भाग है जलमंडल का महासागर। ये महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। मतलब महासागर का जो पानी है वो एक जगह से दूसरी जगह पर अगर आ जा रहा है तो उसमें ये 3 जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रम से 5 महासागर प्रमुख हैं। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक, फिर हिंद महासागर, 4th नंबर पर दक्षिणी महासागर और 5th नंबर पर आर्कटिक महासागर।
प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। जिस तरीके से एशिया महाद्वीप 1/3 भाग पर फैला है पूरी पृथ्वी पर, अगर हम स्थलीय भाग में देखें तो सेम इसी तरीके से प्रशांत महासागर भी सबसे बड़ा है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। इंपोर्टेंट फैक्ट है, प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर व दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। नेक्स्ट है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर व दक्षिण अमेरिका और पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। दंतुरित मतलब इस तरीके से है। यह अनियमित और दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो अटलांटिक महासागर है, इसकी जो तट रेखा है वो बहुत ज़्यादा कटी फटी है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है पोर्ट एरिया डेवलप करने के लिए। व्यापार की दृष्टि से ये सबसे व्यस्त महासागर है, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है हिंद महासागर। तो हिंद महासागर ही एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिक महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिक महाद्वीप के उत्तर की ओर से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। तो आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर से एक छिछले जल वाले संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि बोला जाता है। और जल संधि क्या होती है ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इस चैप्टर में डिस्कस किया है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों और यूरेशिया से घिरा है। मतलब हमारे जो उत्तरी ध्रुव वाला जो पार्ट है उस एरिया में लोकेटेड है आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट है वायुमंडल। वायुमंडल की जो विभिन्न परतें हैं वो यहाँ पर इमेज में आपको बता रखी हैं कि वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है उसको क्षोभ मंडल, फिर है समताप मंडल, नेक्स्ट मध्य मंडल, नेक्स्ट आयन मंडल और लास्ट है बहिर्मंडल। तो वायुमंडल के बारे में अगर हम देखें तो हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की एक पतली परत इस ग्रह का सबसे महत्वपूर्ण और अटूट भाग है। वायु हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है जिसको पराबैंगनी किरणें हम बोलते हैं। वायुमंडल पृथ्वी से 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान और अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल कहा जाता है। इस इमेज के थ्रू ये सारी चीजें आप रिलेट कर सकते हो। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं उसका 78% जो है वो बनाता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो 20 से 21% भाग ऑक्सीजन बनाता है। मतलब टोटल साफ और शुष्क वायु का 99% भाग जो है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर बनाते हैं। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन के 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है। अब यहाँ पर गैसों के क्या क्या उपयोग हैं ये हमें बता रखे हैं। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। देखो हम साइंस में डिस्कस कर चुके हैं कि जो पेड़ पौधे हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली गैस की मात्रा में काफ़ी बड़ी संख्या में जो है वो उपलब्ध है नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में, लेकिन पेड़ पौधे नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं लेते हैं। हमारी मृदा में कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन को कुछ उपयोगी यौगिक पदार्थों में बदल देते हैं और उसी के रूप में फिर पेड़ पौधे एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन को। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन पृथ्वी के द्वारा जो छोड़ी गई ऊष्मा है उसको अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी
पृथ्वी गर्म रहती है। और क्या होता है, ये हम देखते हैं कि CO2 की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या है कि ये ज़्यादा पृथ्वी जो भी अपनी ऊष्मा को रिलीज करती है उसको ज़्यादा ट्रैप करती जाएगी। इसीलिए बोला जाता है कि एमिशन हमें कम करना चाहिए, क्योंकि CO2 की मात्रा अगर ज़्यादा इंक्रीज हुई तो ज़्यादा ऊष्मा को ये ऑब्जॉर्व करेगी और जो ऊष्मा बाहर जानी चाहिए वायुमंडल से वो यहीं पर कैद होकर के रह जाएगी, जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। और पृथ्वी के गर्म रहने से पौधों की वृद्धि के लिए यह भी आवश्यक है, लेकिन एक लिमिट मात्रा में आवश्यक है। ज़्यादा होने पर फिर ये एक तरीके से पोल्यूशन जो है, प्रदूषण जो है और भी अदर एक्टिविटीज़ जो है उनको इंक्रीज कर देती है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व पृथ्वी तल पर सबसे अधिक होता है, मतलब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे जो वायु का जो घनत्व है वो कम होता जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे घनत्व कम होता जाता है। आप जानते हैं पर्वतों पर पर्वतारोही जो हैं वो हवा के घनत्व में कमी होने के कारण उनको सांस लेने में कठिनाई होती है और ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम यहाँ पर देखो, ये जो है वो जैवमंडल के बारे में बता रखा है कि किस तरीके से जैवमंडल है, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल तीनों का मिक्सअप जिस जगह पर होता है उसी को जैवमंडल के नाम से बोला जाता है। तो जैसे जैसे पर्वतारोही ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे जो है वो वायु का घनत्व कम हो जाएगा, तो उनको सांस लेने में घुटन महसूस होगी। दूसरा, हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दबाव महसूस होता है और कुछ क्षेत्रों में कम। वायु जो है वो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। नेक्स्ट है जीवमंडल। जीवमंडल के बारे में अभी हमने इमेज में देखा, जहां पर स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल एक तरीके से मिक्स होते हैं, उसी को बोला जाता है जीवमंडल। तो स्थल, जल और वायु के बीच का वो सीमित भाग है, यह वह भाग है जहां जीवन मौजूद है। या जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो सूक्ष्म जीवों और बैक्टीरिया से लेकर के बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों, जंतु जगत और पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं और एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर जो मिट्टी है उसका कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। ये सुनामी वाला जो है, मतलब ये NCERT जो है वो 2004 में जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में बताया गया है। ओके। झीलों और नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों और गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पृथ्वी जो ऊष्मा रिलीज करती है उसको ट्रैप करती है, जिसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। ओके, तो ये हमने चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट किया है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे जो अदर बुक्स हैं, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, जो मैक्सिमम बुक्स हैं वो अवेलेबल आपको करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आप जाकर के व्यू कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।